स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जो MPPSC का हाल ही में पेपर हुआ है उसकी आंसर की। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सभी स्टेट PCS के, UPSC के और जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं उनके मैं पेपर आपको कराता रहूँगा, ताकि आप GS को देखें, पेपर्स को देखें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए करते हैं पेपर को कि किस तरीके का पेपर आया था और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपने MPPSC का पेपर दिया है तो अपने स्कोर को कमेंट्स बॉक्स में बताइए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम दोस्तों 100 सब्सक्राइबर तो पूरे करा दो यार। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। बीना नदी जो है वह बेतवा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो पूछा गया है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। जो मंडला जिला है वह वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखरानी और मतवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? कौन सी दोस्तों? एक है अखमानी और दूसरी है मतवारी पहाड़ियाँ। अखमानी और मतवारी पहाड़ियाँ जी कहाँ है दोस्तों? यह है गुजरात मध्य प्रदेश की सीमाओं के पास, जो कि नर्मदा घाटी जहाँ से गुजरती है। तो इन्हीं पहाड़ियों के बीच नर्मदा घाटी ने गहरी एक कंदरा गॉर्ज बना दी है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, नर्मदा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें वन क्षेत्र सर्वाधिक प्रमुख है? तो दोस्तों यह जो प्रश्न है मध्य प्रदेश जीके के हैं। जो मध्य प्रदेश वाले बच्चे हैं उन प्रश्नों को इजीली कर पाएंगे। आगे जो हम प्रश्न देखेंगे वो संपूर्ण भारत के पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह के प्रश्न होंगे। तो पूछ रहा है भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो कौन सा है? इसका जो सही आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए, रतलाम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कुएं एवं ट्यूबवेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? आपको दोस्तों सिंचाई परियोजनाएं दी गई हैं और जिला दिया गया है। तो मध्य प्रदेश वाले बच्चे इसे इजीली कर पाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बारना, जो कि रायसेन में है। बारना कहाँ है? रायसेन में है। कोलार सीहोर में है। पुनासा खंडवा में है। लेकिन जो दोस्तों ऑप्शन सी है मुक्ता बैतूल, यह दोस्तों गलत दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा वह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन पूछ रहा है दोस्तों सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कि लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। दूसरा ऑप्शन है, जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव है। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी जो भाग है उसमें हेमेटाइट के जमाव है। तो बी ऑप्शन सही है हमारा। यहाँ के जमाव में अभ्रक सिलिका की मात्रा अधिक है। सी ऑप्शन भी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य से अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए हैं। तो दोस्तों डी ऑप्शन भी हमारा सही है। तो बी सी डी सही है। लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। तो दोस्तों यह गलत है। हमारा जो पहला ऑप्शन ए है यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्य प्रदेश की मिट्टियां दी गई हैं। बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र मिर्जापुर वाला वो क्षेत्र है इसे बघेलखंड कहते हैं। और मध्य प्रदेश के बघेलखंड वाले जो क्षेत्र में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है, लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरकता अधिक होती है। यह दोस्तों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी हमारा गलत है। क्या कह रहा है कि लाल पीली मिट्टी में उर्वरकता अधिक होती है? नहीं दोस्तों, ऑप्शन दूसरा गलत है, पहला सही है। तीसरा देखते हैं, मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। हाँ दोस्तों पाई जाती है, सी सही है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो चौथा भी सही। इसका सही है दोस्तों हमारा, दूसरा गलत है।
अब देखते हैं दोस्तों हम क्या सही हो सकता है। तो हमारा देखो पहला सही है, तीसरा चौथा सही है, दूसरा गलत है। अगर आपको सब नहीं आते, आपको केवल आता है पहला सही है, तो आप देखें पहला किस में है, तो हमारा दूसरा और सी कट गया है। अब दोस्तों आपको पता है कि दूसरा गलत है, दूसरा गलत है तो ए बी सी तो हो ही नहीं सकते, हो सकता है कौन सा, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो कि इस वर्ष यूपीएससी ने सारा फंडा ही खत्म कर दिया दोस्तों। खैर पीसीएस वालों ने अभी तक यह खबर नहीं मिली है। शुक्र मनाओ कि अगर मिले भी ना, अगर मिल गई तो फिर तो जो हम 10-12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं एलिमिनेशन से, फिर वो क्वेश्चंस की आशा भी खत्म हो जाएगी, हम एक भी क्वेश्चन फिर एलिमिनेशन वाला नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें हैं। निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के जो बड़े भंडार हैं वह किसमें है, वह हैं बालाघाट में। कहाँ है दोस्तों, बालाघाट में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है। हाँ सही है दोस्तों, क्योंकि दक्षिणी भागों में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे मध्य प्रदेश के कहीं या भारत के दक्षिणी भाग में, तो चूंकि शीत ऋतु में जो मृदा है वह शीत ऋतु में जल्दी ठंडी हो जाएगी, और जो महासागर है जैसे कि यहाँ पश्चिम बंगाल की खाड़ी है और इस साइड अरब सागर है, यह जो समुद्र है यह देर में ठंडा होगा। और हवाएं फिर कहाँ से चलेंगी, हवाएं जो चलेंगी कहाँ से बताइए आप, हवाएं चलेंगी समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी, इसलिए तापमान निरंतर एक जैसा रहने की कोशिश करता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ऑप्शन बी भी सही है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिले में तापमान कम रहता है। तो दोस्तों यह गलत है, यह गलत है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया जिले का जो तापमान है दोस्तों कम नहीं रहता है। यहाँ पे लिखा आएगा तापमान कम रहता है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था अधिक होता है, तो यह गलत है। सी है, सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है, तो ऑप्शन डी भी सही। पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 52 में है दोस्तों, अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। और अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। यह कुछ दोस्तों राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें होगी, आर्टिकल ऑप्शन ए 52 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित शब्द किसने कहे। एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो इसका जो कथन दिया था वह दिया था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाए। किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति से दो ऑप्शंस यानी कि दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों महाभियोग। तो महाभियोग किसमें है, आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 61 में है दोस्तों। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने बताया है उनको आप याद करें। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है। औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है, तो क्या है इसका जो सही है, माल की उपलब्धता में कमी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। माल की उपलब्धता में जो कमी है वह क्या करता है, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो किस वर्ष किया गया था। देखिए दोस्तों आरबीआई की स्थापना जो की जाती है किस एक्ट के द्वारा की जाती है, आरबीआई की स्थापना जो की जाती है दोस्तों 1 अप्रैल 1934 के अधिनियम से 1934 के एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना की जाती है। और आरबीआई को जो राष्ट्रीयकरण किया गया वह किया गया 1 जनवरी 1949 को।
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के जो वर्तमान जो गवर्नर है, 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई का जो लोगो है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। आरबीआई की स्थापना जो की जाती है वह यंग हिल्टन आयोग के द्वारा की जाती है। यह दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखिए। इसमें पूछा गया है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो यह हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है अनुच्छेद 222। 222 के द्वारा राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पीटी का जो एग्जाम 2022 में हुआ था उसमें पूछा गया था, और अन्य एग्जाम एसएससी वगैरह में तो बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, वह बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। अब देख लीजिए, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर दूसरी बैठक जो होती है वह होती है 11 दिसंबर को, जिसमें जो थे राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद होती है तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक कब होती है दोस्तों? तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। यही उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों 22 जनवरी, याद रखिएगा दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन किसके लिए था? तो 91वां जो संविधान संशोधन था, 91वां संविधान संशोधन यह दोस्तों हुआ था 2003 में। इसमें दोस्तों कहा गया था कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15%, याद रखिए दोस्तों, लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं होगी। यह जो आंसर सही हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना कब की जाती है? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की जो स्थापना की जाती है वह की जाती है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। कब की जाती है? 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा की जाती है, और इसको 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हटा दिया जाता है, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो यह किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने यह कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशिया की सीमा पार नदी मेकोंग निम्नलिखित में से किस देश में नहीं गुजरती है? मैपिंग का क्वेश्चन है। अगर आपकी वर्ल्ड मैपिंग थोड़ी सी भी ठीक होगी तो आप अंदाजा लगा सकते थे इस प्रश्न में। इसमें तो कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश और लाओस। आप देखिए, बांग्लादेश में आपने कभी भी मेकोंग नदी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेकोंग नदी बांग्लादेश से होकर नहीं गुजरती है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस से होकर गुजरती है। मैपिंग के जो क्वेश्चन 2-3 पूछे गए थे काफ़ी इजी प्रश्न थे, और आपकी थोड़ी सी वर्ल्ड मैपिंग ठीक होती है अगर तो इजीली प्रश्नों को कर पाते आप। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किसमें थी दोस्तों? वह थी मिजोरम में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नों को जल्दी देखेंगे ताकि वीडियो लंबा ना बने, और जो भाई मेरे वीडियो को देखें वो जल्दी प्रश्नों को हल करें। और आप वीडियो को पॉज करिए, प्रश्नों को करने की कोशिश करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पेपर को देख के कि हाँ एमपीपीएससी का पेपर किस तरीके का आता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 जनगणना के दोस्तों 4-5 प्रश्न अच्छे से पूछे गए थे। जैसे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी तो किसमें थी?
वृद्धि दर, दोस्तों आपसे पूछा है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी तो किसमें थी? वह थी मेघालय में। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नाइन्टी ईस्ट रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो किसमें स्थित है? यह स्थित है हिंद महासागर में। इसका जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तो भारत में यकीनन पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता की लगभग 24% थी। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। तो दोस्तों यह गलत दिया गया है। पवन ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल अवरोध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है? आप बताइए कमेंट्स में दोस्तों कि एशिया में ऐसा कौन सा देश है, सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड यानी कि भूमि अवरोध देश कौन सा है? देखते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितने लोग देते हैं। इसे पूछना है एशिया का लैंड लॉक्ड नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा, वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखिए नेपाल लैंड लॉक्ड है, भूटान लैंड लॉक्ड है, लाओस भूमि से घिरा हुआ है, लेकिन जो थाईलैंड है भाई दोस्तों वह भूमि से घिरा हुआ नहीं है, इसकी सीमा समुद्र को टच करती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में लौह अयस्क, हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहा अयस्क भंडार है। तो ऑप्शन पहला करेक्ट है। देश में लौह अयस्क में कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड उड़ीसा में है। दोस्तों 80% यह बहुत ज्यादा दिया गया है, गलत है। 60% के करीब अगर हम बात करते हैं तो झारखंड उड़ीसा में मौजूद है। अगला है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। हाँ दोस्तों है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मयूरभंज जिले का लौह अयस्क जो है उड़ीसा का महत्वपूर्ण स्थान है। ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो इनकरेक्ट है वह दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? 20-21 की बात करें, 22-23 की बात करें दोस्तों तो मूंगफली के उत्पादन में वह गुजरात ही है टॉप पर। कौन सा? गुजरात टॉप पर है। इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपने अगर वर्ल्ड मैप देखा होगा, एनसीईआरटी अगर हम बात करें 6-7 वर्ल्ड मैप का थोड़ा सा भी अगर आपने नक्शा देखा होगा जिसमें जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं उसमें भी आपको दिख जाएगा कि एटलस जो पर्वत श्रेणी है मुख्यतः कहाँ है? वह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में यानी कि उत्तर पश्चिमी हिस्से में एटलस पर्वत श्रेणी घुमावदार कोने में वही बनी हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो सुंदरबन कैसे है? सुंदरबन एक तटीय और ज्वारी वन है। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं, उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वन सुंदरबन नहीं है, तटीय तथा ज्वारी वन है। जो कि सुंदरबन नाम एक सुंदरीय जो वृक्ष है, सुंदरीय वृक्ष के पाए जाने के कारण सुंदरबन नाम पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासीय सहायक का उदाहरण नहीं है? एलेक्सा, कॉर्टाना, सिरी या कॉर्टेसा। तो दोस्तों यह वो है जैसे कि हम कहते नहीं है कि जैसे कि अमेजोन का है कॉर्टाना, ओके कॉर्टाना, कुछ हम पूछते हैं एलेक्सा ये बताओ, एलेक्सा ये बताओ, यही जो है आभासी सहायक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा कॉर्टेसा, और बाकी यह तीनों हैंगे। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? ई गवर्नेंस का जो सही वर्णन बैठता है वह है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जिसे जनक कहा जाता है वो है जॉन मैकार्थी। कौन है दोस्तों? जॉन मैकार्थी। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। साइबर सुरक्षा की विशेषता है, साइबर सुरक्षा की विशेषता है, तो साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा और खतरे की रोकथाम। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित डायोड में कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वह आ जाएगा शॉटकी डायोड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का स्रोत नहीं है? तो स्रोत जो नहीं है डेटा है, एल्गोरिथम है और लोग हैं।
जो स्रोत नहीं है वह क्षमता नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉनिक होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो विश्वव्यापी पहुंच, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? रोबोट का फायदा, इसमें दोस्तों बात कर रहा है फायदे की। काफी बच्चे इसी में कंफ्यूज थे और क्वेश्चन को गलत किया। पूछ रहा है फायदा नहीं है, वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, हाँ यार फायदा है। वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। दोस्तों बताइए, जब नौकरियां खत्म हो जाएंगी, यानी कि इंसानों की जगह जब रोबोट काम करने लगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो यह फायदा है नुकसान है? तो यह नुकसान है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है दोस्तों कौन सा फायदा नहीं है। आप और 4 ऑप्शंस को देख लीजिएगा, ऑप्शन इसका बी जो है वह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो सोशल मीडिया अनुकूलन है सोशल मीडिया नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, जिसमें दोस्तों कुछ बताने का होता है कि लगता है मुझे इसमें कुछ बताना चाहिए, तो मैं उसको इजीली दोस्तों आपको बताता हूं कि हाँ ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी चाहिए। आगे जब MPPSC का 2024 में एग्जाम होगा तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रख सकते हैं। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? यह दिया जाता है भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारासिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? क्या पेश करने वाला दोस्तों? भूर सिंह द बारासिंगा एक शुभंकर पेश किया था। शुभंकर पेश किसने किया था? वह किया था दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने। इसका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? ढोकरा कला के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, यह कला बैतूल की भरेबा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है। यह एक अधो धातु ढलाई कला है, ऑप्शन बी ठीक है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, तो ऑप्शन सी गलत है दोस्तों, ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो अशोक और अशोक अपनी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष की तीर्थ यात्रा का जो वर्णन किया गया वह किया गया है सांची स्तूप में। किसमें किया गया है? सांची स्तूप में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, शादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो किस स्थान से है दोस्तों? बताइए आप। इनका संबंध है इंदौर से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म पूछ रहा है गलत है? अब देखिए दोस्तों, साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में है, ऑप्शन बी ठीक है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ उज्जैन में है, ऑप्शन बी ठीक है। मुक्ति बोध सृजन पीठ सागर में है, ऑप्शन सी ठीक है। अब बचा दोस्तों ऑप्शन डी, तुलसी शोध संस्थान भोपाल में नहीं है। यह दोस्तों ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगेदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? कलचुरी शासक गंगदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का जो विवरण दिया था किसने दिया था? वह दिया था अल-बरूनी ने। किसने? अल-बरूनी ने। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियो हमारा लंबा ना बने। आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के प्रमुख संपादक थे? तो पंडित जो द्वारका प्रसाद मिश्र थे वह किसके थे? लोकमत समाचार पत्र के प्रमुख संपादक थे। अगला प्रश्न है, धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो जो धर्मराजेश्वर है वह है दोस्तों कहां से? दस्तपुर से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, आनंद सिंह, श्याम एवं धनैयाबाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो किस कला से है दोस्तों? ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंड चित्रकारी से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है वह है तीसरा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए आप दोस्तों, इसका ऑप्शन आप कमेंट्स बताइए। इसका ऑप्शन आप कैसे भी बताइए, देख के बताइए, चाहे कैसे बताइए, आप इसका ऑप्शन करेक्ट बताइए। देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो कमेंट्स में जवाब देते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट्स में बताया करिए आपको वीडियो कैसी लगी, प्रश्न जो मैंने कराए हैं आपको कैसे लगे, आपको इससे कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली, ताकि आप कमेंट्स करें तो दोस्तों आपका एक कमेंट काफ़ी खुशी देता है। लगता है कि हाँ आपके लिए वीडियो दोस्तों निरंतर बनानी चाहिए और भी मेहनत करनी चाहिए। इसकी जो पीडीएफ वगैरह है दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ घुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? घुटिया पटेल के रूप में किसको कहा जाता है? आदर के साथ कहा जाता है सहरिया जनजाति को। सहरिया जनजाति जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर तथा मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में जो पाई जाती है वो सहरिया जनजाति को कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वह है दोस्तों डिंडौरी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डिंडौरी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिला को कितनी राशि दी जाएगी? मध्य प्रदेश वाले बच्चों को करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पता ही होगा, और जो अन्य स्टेट्स की एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रही थी लाडली बहन योजना। इसके अंतर्गत जो राशि दी जाती है वह दी जाती है 1000 रुपये प्रति माह। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो कितनी बार किया गया दोस्तों बताइए आप। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और एमपीपीएससी का आप पेपर देख रहे हैं तो आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश के एमपीपीएससी का पेपर देख रहे हैं, कैसा एमपीपीएससी का पेपर आता है, और जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हैं और जिन्होंने एमपीपीएससी का पेपर दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 1000। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में करता है वह बनता है मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया गया निर्दिष्ट मंत्री। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मध्य प्रदेश की जो एमपी वाली बच्चे हैं उन्हें पता होगा कौन थी, सरला ग्रोवाल। ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा रविशंकर शुक्ला। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय लोकसभा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया, यानी कुल मिलाकर सीधी बात यह है दोस्तों, अफेंडेक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? मध्य प्रदेश के पुणे में इसका आयोजन किया गया है, और इंडिया और अफ्रीका के बीच द्वितीय संस्करण है अफेंडेक्स का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला का स्थापना 2021 में की थी? तो दोस्तों देख सकते हैं 2021 का करंट अफेयर्स है, कितना पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहा है एग्जामिनर। तो इसका जो सही आंसर है वह है महू मध्य प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन? इसका जो दोस्तों सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में
अवस्थित है? जकार्ता, हेग, जिनेवा और रोम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा रोम। रोम इटली में। इटली में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना जो होती है वह होती है 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2017 में आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य जो योजना है वह किससे संबंधित है? विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में अप्रैल 2023, आप देख सकते हैं अप्रैल 2023 के करंट अफेयर से पूछा गया है, भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वह है कौन? मनोज पांडे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से युग में सम्मिलित हैं? रंगास्वामी कप पोलो से संबंधित, ऑप्शन ए करेक्ट है। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित, ऑप्शन दूसरा ठीक है। और यादवेंद्र कप हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन जो रोवर्स कप है वह फुटबॉल से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन जो गलत हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन चौथा। तो जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 में के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? अब देखिए दोस्तों, पूछा क्या गया है कि 2020 का करंट अफेयर्स के 2020 में लाइफ टाइम हॉकी खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह दिया गया था रोमेश पठानिया को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में फीफा विश्व कप कहाँ हुआ था? कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ था। 22वां संस्करण है। इसको किसने जीता दोस्तों? इसको किसने जीता? आप कमेंट्स में जरूर बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है, जो गोल्डन बॉल अवल जीता है वह जीता है लियोनेल मेसी ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अर्जेंटीना ने दोस्तों इसको जीता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह करता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दोस्तों और अक्सर बच्चे इसे गलत करते हैं राज्यपाल को देखकर। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 देख सकते हैं दोस्तों। पिछड़ा वर्ग जो आयोग है मध्य प्रदेश का, उसका संशोधन अधिनियम कब का है? 2021 का है। के अंतर्गत अशासकीय सदस्य हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं? 5 अशासकीय सदस्य हो सकते हैं। मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों पर विश्लेषण कीजिए। मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट है। ऑप्शन बी है आयोग का काम मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? बताइए आप दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता जो आयोग की स्थापना की गई थी किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो वह की गई थी दोस्तों के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो गठन किया गया वह किया गया है आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर ने प्रश्न को घुमाया है। देखिए किस तरीके से घुमाया है एग्जामिनर ने। निम्नलिखित में से कौन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? तो पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, विधि क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो राज्य क्षेत्र के विधानमंडल में होगा वह शामिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर वो शामिल होता वह किसी लाभ का पद माना जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किसमें किया गया है? तो वह किया गया है आर्टिकल 315 में। काफी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बच्चों को पता होता है। आप बताइए कि राज्य लोक सेवा आयोग की जो वर्णन है किस आर्टिकल में किया गया है?
चलिए दोस्तों, मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि हर प्रश्न पूछने लग जाते हैं। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो वर्णन किया वह किया गया है आर्टिकल 312 में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट है, सबको पता होता है दोस्तों कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वह होता है प्रधानमंत्री। उसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वह करता है भारत का प्रधानमंत्री। कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहां पर विनिर्दिष्टित है? नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की या अन्य की, राष्ट्रपति की या अन्य की जो वेतन एवं सेवा शर्तें हैं, वेतन भत्तों का जो वर्णन किया गया। अच्छा बताइए आप, प्रथम अनुसूची में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूची में क्या है? द्वितीय अनुसूची में है राष्ट्रपति के, महालेखा परीक्षक के, इन सभी के जो वेतन भत्ते दिए गए हैं वह किसमें दिए गए हैं? किसमें दिए गए हैं? अनुसूची 2 में दिए गए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तृतीय अनुसूची में दोस्तों शक्तियों के बारे में है और चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो मध्य प्रदेश जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह कब अस्तित्व में आया? वह आया 1 फरवरी 1994 को। 1 फरवरी 1994 को। दोस्तों पीसीएस वगैरह में हालांकि ज्यादा डेट नहीं पूछता है, लेकिन एक आध डेट तो पूछता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष में हुई थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी 2 भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1336 एडी में, ईस्वी में की जाती है। अगला प्रश्न है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, यह किसका पंक्ति है? तो इसके किसकी पंक्ति है दोस्तों? यह है कबीरदास की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो किस नाम से पहचानी जाती? तो वह पहचानी जाती थी 3 कठिया पद्धति के स्थान पर। दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया जो प्रथम जो सत्याग्रह था वह था चंपारण सत्याग्रह। तो यह बिहार में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। होता क्या था दोस्तों कि 20 विषय, आप ऐसा समझ लीजिए कि 20 विषय में ऐसे किसानों को 3 विषयों में, यानी कि 3 जो कट्ठे होते थे, 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती का होता क्या था? नील का जो पौधा होता था दोस्तों, अगर नियमित तौर पर नील के पौधे की खेती जमीन में की जाती है तो वह जमीन बंजर हो जाती है। इसलिए किसान जो होते थे नील की खेती नहीं करते थे। और दोस्तों हुआ अंततः क्या कि जर्मनी में डाई का आविष्कार होता है और भारत में उगने वाले नील का जो दाम है अत्यधिक कौड़ियों के भाव हो जाता है। इसलिए किसानों के द्वारा 3 कठिया पद्धति किसानों के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया जाता है और इसका 3 कठिया प्रणाली का विरोध किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी कहां दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि में शुरू हुआ था? तो किसमें शुरू हुआ था? आपको डेट दोस्तों काफी कंफ्यूजन करेंगी। अब इसमें क्या है? 7 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 6 अगस्त। अगर आपने केवल 1942 ही रटा होगा तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर बच्चों को 1942 ही याद था, लेकिन आप याद करिए दोस्तों कि भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? वह हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तहकीक-ए-हिंद इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, बार बार पूछी ही जाती है। तहकीक-ए-हिंद जो पुस्तक है वो के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई? तो वह लिखी गई थी दोस्तों किसके द्वारा? अल वरूनी के द्वारा लिखी गई थी तहकीक-ए-हिंद। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वह थे सिद्धू कानू। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा की जाती है? महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित, हमने क्या दोस्तों प्रश्न को छोड़ा तो नहीं छोड़ा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। अब देखिए आप, अजंता में है, बाग में है, सांची में है। ये तीनों आपने नाम जैन धर्म में सुने होंगे। यहाँ पे बौद्ध गुफाएं स्थित है, लेकिन आपने नाम नहीं सुना होगा कौन सा? आपने नाम नहीं सुना होगा बलसार।
तो बलसार में बौद्ध गुफाएं अवस्थित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, परंपरा के अनुसार अलवरों और नए नारों की संख्या कितनी है? तो अलवरों और जो नए नारों की संख्या है दोस्तों वह होती है 12 अलवर है और नए नार कितने हैं? नए नार 63 है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं सिनोबियल जोड़। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया था? करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों और आपने पढ़ा भी होगा। बीटी बैगन को क्यों विकसित किया गया था? तो बीटी बैगन का विकास इसीलिए किया गया था कि कीट प्रतिरोधक बैगन है यह, क्योंकि बैगन में कीट ज्यादा लगते हैं, इसलिए कीट प्रतिरोधक बैगन बीटी बैगन बनाया गया था। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक है? सभी बच्चों को पता होता है, इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा आ जाता है दोस्तों? विटामिन के खून का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग करता है? तो इटाई रोग याद रखिए दोस्तों, पारे की अधिकता से होता है कौन सा? मिनी माता रोग। मिनी माता रोग होता है पारे की अधिकता से, और कैडमियम की अधिकता से जो होता है दोस्तों इटाई रोग होता है। कौन सा? कैडमियम की अधिकता से होता है इटाई। आर्सेनिक, यानी कुल मिला के ऐसा है कि जब पानी में आर्सेनिक की, कैडमियम की या पारे की अधिकता ज़्यादा होगी, अगर पानी में पारे की अधिकता ज़्यादा है तो मिनी माता रोग होगा, अगर कैडमियम की अधिकता अगर ज़्यादा है तो आपको होगा इटाई, और आर्सेनिक की अगर अधिकता ज़्यादा है तो दोस्तों आपको क्या होगा? आपको तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाएंगे। नाइट्रेट की कमी से, अब आप बताइए, नाइट्रेट की अधिकता से जल में कौन सा रोग होता है? इसका ऑप्शन आप जरूर बताइए। खाद्य सुरक्षा बताने के दोस्तों तो मैं सब बताता हूं, लेकिन कुछ अपने आप से भी सर्च कीजिए। जब आप सर्च करेंगे देखेंगे तो आपको एक के साथ साथ और भी 10 चीजें सीखने को मिलेंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, इसको याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा और जो मानक अधिनियम है कब का है? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है 2006 का। के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो किसे किया गया है? FPO को किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? करंट अफेयर्स का दोस्तों प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा कि आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आप कमेंट्स में बताइए पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। एक अर्थ है आयुर्वेद, वाई का है योग, ऐसे ही दोस्तों अर्थ के हिसाब से रखा गया था। आपको थोड़ा भी अगर पता होता तो आप क्वेश्चंस को कर लेते। और दोस्तों एग्जाम में एक प्रश्न जो हमसे नहीं बनता है तो कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है, जो क्वेश्चन हमें आते भी हैं फिर वो गलत होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पेपर के टाइम पर दोस्तों प्रेशर को बर्दाश्त करिए, सहन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कूल रहने की कोशिश करिए। जितना आप क्वेश्चन छूट रहे हैं छूट जाने दीजिए, छोड़ दो। आप पेपर में जब जाइए तो यह तय करके जाइए, जैसे कि अगर 100 क्वेश्चंस का पेपर है तो आपको सोच के जाइए कि मुझे सिर्फ 100 में से 80 करना है। होगा क्या कि जब आपको कोई प्रश्न नहीं आएगा तो आप प्रेशर नहीं होगा, आप क्योंकि सोच के आए थे कि 100 में से हमें करना कितने 80, एक प्रश्न छूट गया, दूसरा जब आप देखेंगे तो दूसरा भी आपको लगेगा कि ये भी मुझे नहीं आता है, तो इससे क्या होगा? प्रेशर आपको नहीं बनेगा, दूसरा भी प्रश्न आप छोड़ देंगे। फिर आपको रहेगा कि यार अभी तो 2 ही प्रश्न छूटे हैं, हमें छोड़ने कितने हैं? 18 प्रश्न छूटने हैं, और हमें करने कितने हैं? हमें 80 प्रश्न करने हैं। इस तरीके से आप एग्जाम में सोच के जाइए। एग्जाम का प्रेशर दोस्तों बिल्कुल नहीं बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु की गति का मापन किया जाता है, तो वायु की गति किससे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। इसकी ट्रिक्स है दोस्तों छोटी सी, आप याद रख सकते हैं कि वायु और नीम के पेड़ को तो आप जानते ही होंगे कि वायु, जब नीम के पेड़ से जब कोई आंधी आती है तो क्या होते हैं? नीम का पेड़ क्या होता है? झुक जाता है, जिससे क्या पता चलता है? नीम का पेड़ जितना झुकेगा, जितनी उसकी डालियां हिलेंगी, उतना ही पता चलेगा उतनी आंधी तेज है, उतनी ही वायु तेज है। तो वायु की गति किससे पता चलती है? एनीमोमीटर से। बैरोमीटर से क्या पता चलता है दोस्तों? आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से क्या पता चलता है? हाइग्रोमीटर डेंसिटी पता चलता है, और थर्मामीटर से तो आप जानते ही हैं दोस्तों। 100वां क्वेश्चन है जो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 100वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय जो वन प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ स्थित है? वह स्थित है दोस्तों भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों हमने देखा इन 100 प्रश्नों को।
इन 100 प्रश्नों को किया दोस्तों। आप कमेंट्स में बताइए आपको प्रश्न कैसे लगे, और एमपीपीएससी का जो पेपर पीसीएस का लेवल है, आप लेवल कैसा लगा आपको पेपर का, कुछ आपको टफ लगा, इजी लगा, किस तरीका पेपर रहा। और दोस्तों आपको अगर लगता है कि थोड़ा बहुत भी आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, प्रश्नों को आपको कराता हूँ, पेपर्स को प्रीवियस ईयर कराता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आपसे यही कहूँगा यार 100 सब्सक्राइबर तो कम से कम पूरे कर दो मेरे, कैसे भी अपने दोस्तों यारों में शेयर करिए, 100 सब्सक्राइबर पूरे करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।